कई लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री आज दिन भर कई स्थानों पर वहाँ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए, वहाँ पर पूजा अर्चना की और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज महबूबाबाद में एक रैली की, करीमनगर में भी उन्होंने रैली की और केसीआर पर कटाक्ष किए प्रधानमंत्री ने। वहाँ पर काफ़ी उन्हें अंधविश्वासी और फार्म हाउस मुख्यमंत्री करार दिया प्रधानमंत्री ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी याद किया और अब प्रधानमंत्री इस वक्त हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी कुछ देर में हम उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल ये दृश्य हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री ने आज दिन भर वहाँ पर चुनाव प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री ने महबूबाबाद में रैली की, प्रधानमंत्री ने करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद जी, हम लगातार ये तो देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, हमने अभी मध्य प्रदेश में देखा, उसके अलावा राजस्थान में देखा, काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो में और यहाँ भी उसी तरह के दृश्य हम देख रहे हैं। तेलंगाना में किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? जोशी जी, आज आपने देखा जो इस तरह से पीएम का जो सुबह से का जो प्रोग्राम था, तिरुमला मंदिर से पूजा करने के बाद और 2-3 रैलियों का जो नाम आपने बताया है करीमनगर से और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सब उनसे दौरा करने के बाद अब पीएम का जो रोड शो हैदराबाद में अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे स्क्रीन पे जी। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि दक्षिण में बीजेपी के प्रचार प्रसार का जो अंग रहा है, जो भी ये अभी आप देखिए पिछले 2019 के इलेक्शन में देखिए कि पीएम मोदी ने किस तरह से तेलंगाना के एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके एक एक लोगों से उन्होंने जो संवाद बनाया था। तो बीजेपी का पहली बार तेलंगाना में आप सोच सकते हैं, ये पहली बार आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी को 4 लोकसभा में वहां बीजेपी के चुन के आए थे। और तेलंगाना के पिछले चुनाव का 2018 में भी देखें तो पीएम मोदी ने जम के वहां पे इतना चुनाव प्रचार प्रसार के साथ साथ एक स्टार प्रचारक की भूमिका में अपने कंस्टिट्यूंसी के अपने उम्मीदवार को जिताने में कितना कामयाब हुए ये बात तो कहना है कि 4 सीटें उनको सिर्फ मिली। लेकिन इस बार को जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप 2-2 बार के जो बीआरएस का जो आप देखिए पार्टी का तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो अब बीआरएस हो गया है, उसके साथ में कांग्रेस का ये त्रिकोणीय मुकाबला है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार यहाँ बननी है
तो जाहिर सी बात है आप प्राइम मिनिस्टर की इस रोड शो में और प्राइम मिनिस्टर के डिफरेंट मोदी के जो अभी जो 3 दिनों से लगातार आप रैलियों का जो आप धुआंधार देख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि पीएम ने लगभग हर कंस्टिट्यूएंसी को, हर इलाके को एक तरह से अपना जो उनका रोड मैप है डेवलपमेंट का, राष्ट्रीयता का, उन्होंने जो बताया कितना इंपॉर्टेंट चीज अभी एक में बता रहे थे, एक रैली में बता रहे थे कि जब पत्रकार पूछते हैं किसी को कि तुम वोट किसको दिया, अगर वो कहता है कि राष्ट्र के सवाल पे वोट दिया है तो डेफिनेटली बीजेपी को पड़ा है। तो ये कहते हैं साथ में जो ये बताने की कोशिश करते हैं पीएम और लोगों के साथ में संबोधन में वो जोड़ते हैं कि आपके पास सामने में देश प्रथम होना चाहिए। लेकिन तेलंगाना में जो उन्होंने सीधे सीधे परिवारवाद पे हमला किया है, केसीआर के साथ में अब उनके बेटे की बात, उनकी पुश्तैनी जो एक तरह से जागीर बनती जा रही है, तो ये चीजें तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो भीड़ का हुजूम आप देख रहे हैं हैदराबाद की सड़कों में, तो आप कह सकते हैं कि ये लोगों को देखने की ललक जो प्राइम मिनिस्टर का, चाहे वो राजस्थान के बीकानेर और जयपुर के रोड शो आप देखे होंगे, इससे पहले मध्य प्रदेश के रोड शो में आपने देखे होंगे, ये एक खूबी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब कोई आप जननायक की भूमिका में देखते हैं और जननायक की तरफ उनको दिखते हैं, तो जनता के साथ उनका क्या जुड़ाव है। ये आप रोड शो देखिए कितने छतों पे जहां जहां से प्राइम मिनिस्टर का ये काफिला रोड शो का गुजरता है, अगल बगल का जितने बाल बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सबकी एक ललक होती है कि प्राइम मिनिस्टर को देखें, अपने सामने में देखें। और इस तरह से जो देखिए आपके सामने में ये दृश्य है, ये दृश्य जो है वो आप हिंदुस्तान में एक आज की तारीख में आप कल्पना कीजिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नेता को के रूप में किसी के पार्टी के सामने में ऐसा कोई नेतृत्व सामने में है। इसलिए जो पीएम मोदी का रोड शो होता है वो एक रिफ्लेक्शन होता है उनकी एक लोकप्रियता का। जब बीजेपी ने दावा किया था, याद है आपने की थी गुजरात में, जो 50 किलोमीटर का वो ऐतिहासिक रोड शो था, याद होगा आपको जोशी जी, चंद्रशेखर, कि वो 50 किलोमीटर का रोड शो, 4 घंटे के रोड शो में चारों बगल आपने देखा कि लोग किस तरह से हुजूम के साथ में 50 किलोमीटर तक में लाइन लगाए हुए खड़े थे। पीएम का रोड काफिला वो जब तक चला, यही सिलसिला आप यहाँ हैदराबाद में भी देख रहे हैं। लोगों का जो ये भीड़ है, ये जो भीड़ है, ये उत्सुकता है, लोगों में जो एक ललक है प्राइम मिनिस्टर को देखने का, ये कम से कम अभी एक नेशनल लीडर के रूप में आप कह सकते हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे बड़ी पूंजी है। और इसी पूंजी को लेकर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फेस बनते हैं, चाहे वो राजस्थान में फेस बने हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में फेस बने हो, और आज तेलंगाना में भी वहां अगर बीजेपी का अगर कोई फेस है, चेहरा है, तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी यही इस भीड़ की यही कामयाबी है। इसी रोड शो में जो लोगों की ललक है, इसी लोगों की जो उत्सुकता है, यही प्राइम मिनिस्टर को हर जगह एक फेस बनाता है, एक चेहरा बनाता है बीजेपी का। बिल्कुल विनोद जी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और लोगों में उनके बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त हैदराबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है।
और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और मतदान से ठीक पहले वहाँ पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, जिसमें भारी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और लोगों में भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन दृश्यों में आप साफ देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने आज दिन भर कुछ चुनावी रैलियों को भी तेलंगाना में संबोधित किया है, जिसमें करीमनगर और महबूब नगर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया, महबूबाबाद में, और उसके बाद प्रधानमंत्री करीमनगर भी पहुंचे, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है, और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को याद कर कांग्रेस पर कटाक्ष भी किए। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। विनोद जी, जब अलग तेलंगाना नहीं बना था तो वहाँ पर लोगों ने कांग्रेस का राज भी देखा है, और तेलंगाना बनने के बाद टीआरएस, जो अब बीआरएस बन चुका है, उसका राज भी वहाँ पर देखा है। बीजेपी के लिए कितना मजबूत ग्राउंड आप वहाँ पर देखते हैं और कितना बड़ा सुअवसर है बीजेपी के लिए? बढ़िया सवाल है चंद्रशेखर। आज आप देखिए कि कल जो है ये प्रचार प्रसार थम जाएगा, 30 तारीख को थम जाएगा। 30 तारीख को मतदान होना है और कल शायद ये बीजेपी की ये चुनाव प्रचार का जो ये जोर शोर से सारी पार्टियों का जो चल रहा है तेलंगाना में, वो लगभग शाम तक खत्म हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का आज का रोड शो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी समझने की जरूरत है कि आप ये देखिए अभी तक का जो वहां पे जितने भी आप इलेक्शन सर्वे देखे, जहां पे चुनाव प्रचार का आप तेवर देखे, तो लग रहा था कि जितना अभी केसीआर ने दम लगाया है सत्ता में हैट्रिक बनाने के लिए, कांग्रेस ने भी दम, पूरे दमखम के साथ में 15 साल के बाद सत्ता में वापसी के लिए भी उसी तरह से दम लगाई हुई है। लेकिन आप जब लगातार देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है और बीजेपी के जिस तरह से वहां पे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बीजेपी की टीम ने वहां लगातार लोगों से जनसंपर्क बनाया है, और प्राइम मिनिस्टर के लगातार जो दौरे हैं और उसके बाद जो जन अभियान के साथ में जो रैलियां है, उसने बीजेपी को लगभग एक वहां पे रेस में ला दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के वहां पे सत्ता मिलती है जिस तरह कॉन्फिडेंस से पीएम कह रहे थे। लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूं कि जिस तरह का कर्नाटक, तमिलनाडु से दक्षिण के राज्यों में आप देखें तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य जरूर बनने वाला है जहां बीजेपी एक स्थिति में तो जरूर होगी जो कांग्रेस और चाहे बीआरएस दोनों पार्टियों के सामने में बीजेपी एक बड़ी मुकाबले के साथ साथ एक विकल्प के सामने में होगी। तो ये रोड शो में जो भीड़ है, ये जन समर्थन और जन सैलाब जो आप देख रहे हैं लोगों का, ये जरूर बताता है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां आप देखें कि लगातार बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे आप योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जेपी नड्डा हो, या जितने और सीनियर लीडर हैं वहां, और उनका जो आप चुनाव की रैलियां देखें, कल आपने योगी जी का जो रोड शो देखा था, इतनी भीड़ और इतना क्राउड, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने तेलंगाना में धीरे धीरे अपनी पैठ बनाई है, और वो पैठ का सबसे बड़ा मकसद जो उनका है वो सीधे कांग्रेस के परिवारवाद पे हमला करते हैं, तेलंगाना के केसीआर के परिवारवाद पे हमला करते हैं, और बीजेपी को एक राष्ट्रवाद के रूप में, एक राष्ट्र प्रथम के रूप में जो अपना एजेंडा सामने में रखते हैं। तो लगता है ऐसा कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रवाद की जो छवि है और नेशनल लेवल पर पीएम का जो अपना फ्लैगशिप स्कीम है, जितना उन्होंने लोगों में पहुंचाया है, दूर दराज इलाकों में एक एक लोगों के बीच में उनका वो रिपोर्ट कार्ड है जिसको अपने रखने जा रहे हैं, हर सभाओं में रखते हैं। अब ये भी कम से कम हमारे सामने में इस दौर का ये सबसे अजीब की चीज आपको देख रहा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे लोगों से अपने सारे कामों की और उसकी उपलब्धि बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट कार्ड रखकर ही प्राइम मिनिस्टर उस चीज को मोदी अपने इलाके, जिस इलाके में जाते हैं और वहां वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, शायद ये डेवलपमेंट की बात इस दौर में अब दूसरी पार्टियों की तरफ से नहीं हो रही है। जैसे कि अभी जब यहाँ देख रहे हैं, वैसे सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरह से एक फ्रीबी का एक लंबा लिस्ट निकाला है। तेलंगाना में आप देखिए केसीआर इसी के लिए जाने जाते हैं कि समाज कल्याण में उनकी एक बड़ी भूमिका है, और वही उनको पिछली बार भी सत्ता पे वापसी लाया था। तो कांग्रेस ने इस बार उनके तमाम जितने भी फ्लैगशिप जो समाज कल्याण स्कीम है, उसको उससे बड़ा उन्होंने एक लिस्ट बना के लोगों के सामने में लाई है।
तो जाहिर सी बात है कि इस मुकाबले में डेवलपमेंट जो है एक पूरे तेलंगाना का, आप सोचिए, आप जब बात कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश से अभी विभाजन हुए, तेलंगाना का मुश्किल से 2014 में इसका विभाजन हुआ था, एक नया स्टेट बना था और एक पिछड़ा स्टेट होने के कारण ही तेलंगाना की एक स्टेट की मांग बनी थी। तो आज पीएम जब अपने सभाओं में इस बात को उठाते हैं तो लोगों में ये सवाल जरूर बनता है कि आप अभी 2014 से बना हुआ 10 साल का ये आपका जो स्टेट है, वो जिसको जितने ऊंचाई पे जाना चाहिए था, जो डेवलपमेंट और जो चीजें ग्रामीण इलाके में उन पिछड़े इलाकों में होना चाहिए था, क्या ये संभव हो पाया है? और इसलिए संभव नहीं हो पाया है जब प्राइम मिनिस्टर अपने लॉजिक में कहते हैं कि ये परिवार जब तक आपके इन चीजों में सत्ता पे हावी रहेगी, केसीआर के बाद अब उनका बेटा भी अब उनके सामने में एक नेतृत्व को लेके सामने में आ गया है, तो वो ये बात लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपके सामने में एजेंडा डेवलपमेंट का होना चाहिए, एक राज्य का होना चाहिए, एक देश का होना चाहिए। परिवार के रूप में आप जब कभी भी सामने लाएंगे तो आपका जो विकास है, आपका जो डेवलपमेंट है वो रुकेगा। और ये सिर्फ फ्रीबी के नाम से अगर ये चुनाव होते हैं तो आप कह सकते हैं कि केसीआर के अपने खजाने में, अपने पॉकेट में अभी बहुत कुछ ऐसे घोषणाएं के लिए है जो लगातार लोगों के सामने में रख सकते हैं। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, केसीआर, केटीआर, भ्रष्टाचार, ये किस तरह से वहाँ पर मुद्दे बने, इस बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे थे उसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री ने भी करीमनगर में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। पिछले महीनों में 1 साल 1.5 साल के दौरान हमने देखा है कि तेलंगाना में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका प्रधानमंत्री ने वहाँ पर लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है। साथ ही साथ अभी मादिगा समाज को लेकर के हमने जिस तरह से देखा, और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस तरह से वहाँ पर कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बैकवर्ड क्लास का ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो ये जो समीकरण बीजेपी ने वहाँ पर तैयार किए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चंद्रशेखर, हमें याद रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को पहली बार जो तेलंगाना में जन समर्थन मिला था, 20% लगभग बीजेपी का वोट शेयर था। अगर बीजेपी ने 20% वोट शेयर करके 4 सीटें जीती थी तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की दखल तेलंगाना के हर लगभग इलाकों में है। जो आप तेलंगाना को जो इस तरह से हमेशा वो पिछड़े की बात जब आप कहते हैं तो एक पिछड़ा समुदाय के साथ साथ तेलंगाना काफी पिछड़ा भी हुआ था। आंध्र प्रदेश के साथ में जब इसका आप कह सकते हैं कि डिवीजन को लेके सबसे बड़ा जो ये था वहाँ पे तेलंगाना में जो 3-4 दशक तक चला था, उसके पीछे कारण यही थी कि उन लोगों ने कहा था कि भाई तेलंगाना के जो रीजन्स है और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश के जो रीजन है रायलसीमा और बाकी बॉर्डर के इलाके में, वो जितना संपन्न हुआ है इस दौर में उतना तेलंगाना नहीं हुआ है। तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि जब अमित शाह इस बात को लॉजिक देते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा है कि इन पिछड़े इलाकों का नेतृत्व चाहिए जो इस बात को समझता हो, जिसका ग्राउंड कनेक्ट हो, और इसलिए उन्होंने शायद तर्क में अपने को बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर के लिए बात कही होगी। तो वो बैकवर्ड एरिया है जहाँ के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनके यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक मौजूद नहीं हो पाया है, उनके यहाँ बेसिक जो सहूलियतें हैं वो नहीं पहुंच पाई है, तो शायद उनका रिप्रेजेंटेशन मिले तो ये डेवलपमेंट का जो ये सिलसिला है वो चारों दिशाओं में हो, तेलंगाना के हर इलाकों में हो। तो ये चीजें बताने के लिए उनका ये जो एजेंडा है और उनका जो इस तरह का ऐलान है, शायद जनता में इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जो आपने अभी तक जितनी रैलियां हुई है, पीएम ने पिछले 3 दिनों में आपने देखा कम से कम 10 से 10 रैलियां अभी तक की है और बड़ी बड़ी रैलियां की है, और उस रैलियों में जो आपने जन समर्थन देखा है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बीजेपी का जो 20% वोट है जो 2019 के उसमें आप टैली में देखेंगे तो वो शेयर इस बार लगता है कि वो शेयर बढ़ा सकते हैं। लेकिन असेंबली चुनाव में अगर ये 20% शेयर भी एक कायम रहा 2023 में तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी सीटें और बहुत बड़ी मार्जिन से जीत जाने की स्थिति में होगी। तो इस स्थिति में जो त्रिकोणीय संघर्ष है, यहाँ कुछ भी होने के लिए हो सकता है और यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि लोगों का जो जनसमूह का जो भी आप देख रहे हैं उनके मन में एजेंडा क्या चल रहा है। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम ये सीधे दृश्य हैदराबाद से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं
और भारी संख्या में लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर लोग वहाँ पर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज महबूबाबाद और करीमनगर में जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री तिरुपति जो मंदिर है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में, वहाँ पर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। वैदिक विधि और परंपरागत रूप से वहाँ पर पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री इस वक्त हैदराबाद में ये रोड शो कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, संघर्ष एक तरह से त्रिकोणीय है, कांग्रेस है और उसके अलावा टीआरएस जो अब बीआरएस हो चुकी है वो है, भारतीय जनता पार्टी है। इस सब के बीच जो तेलंगाना में पिछले लंबे समय से जिन मुद्दों को हम देख रहे हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, परिवारवाद के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे जनता के सामने कितने वहाँ पर असरकारी मुद्दे हैं जिनको भाजपा बार बार उठा भी रही है। बिल्कुल आप कह सकते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि सारी पार्टियां, जैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है कि अगर तेलंगाना में किसानों को लेके जो सबसे बड़ा उनका स्कीम है केसीआर का, अगर इसके बावजूद भी तेलंगाना में 8,000 का लगभग वो डाटा देते हैं कि इतने दिनों में इतने किसानों ने आत्महत्याएं की है, तो अगर किसानों की आत्महत्याएं तेलंगाना में हो रही है तो इसका मतलब सीधा सीधी कहा जा सकता है कि जो पैसा एक लाभार्थी को जाना चाहिए था, हितधारक को जाना चाहिए था एक्चुअल, वो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि किसान को जिस बात को लेके आज भी आपने देखे हैं कि चुनाव आयोग ने आज जो पैसा वो रिलीज करने वाले थे उनको बैन किया था। तो आप जब हर चीज को इलेक्शन से जोड़ेंगे जिसमें समाज कल्याण में आपकी भूमिका जो सही मायने में हितधारक हो सकते हैं, सही मायने में जो लाभार्थी हो सकते हैं, वहां अगर पहुंचाने के बजाय आप अगर सिर्फ इसको इलेक्शन एजेंडा बनाएंगे तो डेफिनेटली आप पे इस तरह के चार्ज आएंगे। जो चार्ज तेलंगाना में दलित बंधु योजना के रूप में लगा हो या किसानों के आत्महत्या के रूप में लगा हो, पेपर लीक के मामले में लगा हो, कई बार तो पार्टी महालक्ष्मी योजना उनका बैंक खातों में जो जमा होता था पैसा, उस पे कई योजनाओं पे कांग्रेस का भी टारगेट है, बीजेपी भी टारगेट है। तो ये इस तरह की चीजें को देखते देखते जब हम देखते हैं कि अब आप आम आदमी पार्टी की सरकार का दिल्ली में जब आप देखते हैं कि यहाँ पे शराब घोटाला है, तो वहां भी ये जो साउथ कैंप है उसमें कैसे ये पैसा और किस तरह का डील पहुंचता है। तो इस तरह के बहुत सारे आरोप है। ये आरोप है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ ये आरोप है। और ये आरोप इसलिए भी लगते रहते हैं जब आप इन चीजों को फेयरली जनता के सामने में काम करते हुए नहीं दिखते हैं, या जिसको जिन लोगों के पास में पहुंचना चाहिए था वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है, तो इस तरह के आरोप लगते हैं। जब आप इन तरह के इंश्योर करते हैं, इसी तरह के फ्लैगशिप स्कीम अगर मोदी सरकार में है और ये 13-14 स्कीम में आप देखिए कि जो पैसा लोगों में जाना है अगर एक्चुअल उसके खाते में पहुंचता है, 12 करोड़ शौचालय बनने हैं तो 12 करोड़ शौचालय बने हैं। तो ये इस तरह की चीजें, जैसे उज्ज्वला स्कीम देखिए या जितने भी स्कीम है, अगर वो स्कीम सीधे सीधे हितधारक जो है, जो लाभार्थी एक्चुअल है, उनके पास जाता है तो शायद करप्शन की ऐसी कोई चीजें खबर और इस तरह की बड़े एजेंडे शायद किसी विपक्ष की पार्टियों में नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के इतने फ्लैगशिप स्कीम के बारे में कुछ आरोप लेके आए और कुछ लेके आए। लेकिन जब ये तेलंगाना में आप देखते हैं इस तरह की चीजें आरोप लगती है या आरोप लगाए जाते हैं। थोड़ी देर आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो वहाँ पर ग्राउंड जीरो में वहाँ पर मौजूद हैं। उर्मिलेश, हम दृश्यों में देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह वहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है। आप जहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरह का उत्साह है? चंद्रशेखर, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री का काफिला आप देख रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो सड़क पे जो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे विजुअल आपको जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो सड़क के दोनों तरफ जो है यहाँ पर जबरदस्त भीड़ उतरी है, सड़क पर है।
और कई वो जो है प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ खुद यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी है वो साथ में है और धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। सड़क के दोनों तरफ जो है चंद्रशेखर यहाँ पे जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। एक एक प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों में जोश है, उत्साह है और लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहते हैं। जैसा कि चंद्रशेखर आप भी जानते हैं कि इस समय तेलंगाना में चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जनसभाएं की है उन जनसभाओं में भी जो भीड़ उमड़ी है वो दिखाता है कहीं ना कहीं कि दक्षिण भारत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो पैठ बनाई है, जैसे कि हमारे जो सहयोगी हैं विनोद मिश्रा वो भी कह रहे थे कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था उसमें 6% वोट था, लेकिन लोकसभा चुनाव में आते आते वो वोट जो है कन्वर्ट हुआ 20% में और इस बार जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको जो है एक बड़े मार्जिन देने के चक्कर में है। और ये कह सकते हैं कि इस समय जो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में एक मजबूत पैठ बनाई है और ये जो है जो भीड़ जो सड़क के दोनों तरफ है ये भीड़ जो है दर्शकों को दिखाती है, ये भीड़ जो है गवाह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय इस त्रिकोणीय मुकाबले में आ रही है। प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पर जो है अपने जनसभाएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार जो है यहाँ पर अपने रोड शो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक लंबा रोड शो ये चल रहा है। दोनों तरफ लोगों में जो है जो उत्साह है, जो जुनून है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए चंद्रशेखर तो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। हम यहाँ पर देख रहे थे कि जनता के बीच में तमाम जो मुद्दे हैं, जनता के बीच में तमाम जो यहाँ पर जो है जो ये कह सकते हैं कि जनता में जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री ने यहाँ पे इससे पहले कई रैलियां की है चंद्रशेखर और उन रैलियों में हम हमारे साथ साथ जो है हमारे दर्शक भी गवा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से भीड़ उतरी है। इस भीड़ से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तेलंगाना में इस समय भारतीय जनता पार्टी एक टक्कर देने के मूड में है और टक्कर जो कहा जा रहा था पहले कि साउथ में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है जनाधार कम है, लेकिन ये भीड़ बताती है कि कहीं ना कहीं ये जनाधार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है और इससे कह सकते हैं कि इस समय यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। चंद्रशेखर उर्मिलेश, आप काफ़ी दिनों से वहाँ पर मौजूद हैं, आपने कई लोगों से वहाँ पर बातचीत की होगी। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आधार वहाँ पर बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण आप देखते हैं? किस तरह के मुद्दे वहाँ पर निकल कर सामने आते हैं? क्योंकि वहाँ पर केसीआर की सरकार रही हुई है लंबे समय से, लोग क्या कुछ कहते हैं? नहीं, बिल्कुल चंद्रशेखर जिस तरीके से कि यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहा है, भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पे आते थे, लेकिन इसमें सबसे प्रखर मुद्दे रहे हैं यहाँ पर जमीन का जो है ऑनलाइन जो पोर्टल बनाया गया है धरने, उस पोर्टल को लेकर के तमाम जो यहाँ पर जो है एक बड़ा मुद्दा बनाया। ठीक है उर्मिलेश, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? ठीक है, दरअसल उर्मिलेश वहाँ पर ठीक है उर्मिलेश वहाँ पर दरअसल वहाँ पर भीड़ में फंसे हुए हैं, उनकी आवाज़ ठीक से यहाँ पर आ नहीं रही है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। विनोद जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हेलो जी विनोद जी, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। विनोद जी, ये बताइए, अगर हम टीआरएस जो अब बीआरएस हो गई है उसकी अगर हम बात करें तो ये पार्टी कहीं ना कहीं जो अलग तेलंगाना राज्य बनाने का जो एक लंबे समय तक आंदोलन चला, उस आंदोलन से ये पार्टी निकली हुई है, लेकिन हाल के दिनों में इस पार्टी के ऊपर और इसके नेताओं के ऊपर परिवारवाद के साथ साथ तमाम तरह के आरोप लगते रहे। कैसे ये पार्टी अपना ग्राउंड वहाँ पर खोती रही, इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? चंद्रशेखर, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था जो मैं पिछली बात कर रहा था आपसे उसी कंटिन्यूटी में कि ये हैदराबाद की जो आप ये रैली देख रहे हैं, जो ये जोश देख रहे हैं लोगों को, ये कोई अनहोनी नहीं है या कोई अचंभित करने वाला ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में ये बीजेपी का इतना बड़ा सपोर्ट उभर के आया है। आपको याद होगा 2020 में जो हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन का हुआ था, आपने देखा होगा वो इलेक्शन एक सबसे बड़ा तेलंगाना के पॉलिटिक्स का एक नया रास्ता दिखाया था। उस म्युनिसिपल इलेक्शन में आप ये देखिए कि ओबीसी के आईएम की पार्टी को मात देके बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी, 48 सीट। आप कह सकते हैं कि जो उस समय में आईएम का जो ओबीसी की पार्टी है उसको 44 सीटें मिली थी और भाजपा को उस समय में बीजेपी को हैदराबाद में उसी गढ़ में वहां 48 सीटें मिली थी।
तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी का ये जो आप हैदराबाद की आप रैली देख रहे हैं और ये जो सपोर्ट देख रहे हैं, उसके पीछे में हैदराबाद में कार्यकर्ताओं ने अपना एक बेस बनाया था। जिस तरह से जो बयान अक्सर आप देखते रहते हैं ओबीसी फैमिली की और उनके परिवारों की जो पॉलिटिक्स है, उससे अलग हटके बीजेपी ने एक राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स की बात शुरू की वहां पे। और उस पॉलिटिक्स का आप ये देखिए नतीजा ये था कि 2020 में उस म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में हैदराबाद में बीजेपी ने चुनाव जीतकर ये बताया था कि लोकल बॉडी से लेके एमपी तक के चुनाव में बीजेपी की अच्छी पकड़ तेलंगाना में हो गई है। और ये जब आप इस रोड शो में इस तरह की भीड़ देखते हैं, तो आज आप कह सकते हैं कि वहां किसी भी धर्म के और पोलराइजेशन की बात तो अलग, यहाँ सीधे सीधे बात यह है कि बीजेपी खास करके पीएम मोदी लोगों को एक डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा मसीहा के रूप में सामने आते हैं। और कोई भी शहर का जो डेवलपमेंट इस 9 सालों में हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक भरोसा जगा है, चाहे वो मेट्रो की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, एनएच की बात हो, ये सारी चीजें ने जो सहूलियतें बनाई है। तो हैदराबाद में म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में अगर बीजेपी 48 सीट जीतती है, तो आप कह सकते हैं कि शहरी इलाकों में बीजेपी की पैठ दक्षिण के राज्यों में भी एक मजबूत स्थिति में बनती जा रही है। और इसका जीता जाता उदाहरण आपको पीएम की इस रोड शो में मिल रहा है। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो टीआरएस जो अब बीआरएस बन चुकी है, ये अलग तेलंगाना राज्य का जो आंदोलन चला था उससे निकली हुई ये पार्टी है, लेकिन हाल के वर्षों में लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा 1 मिनट और थोड़ा बैकग्राउंड में बताऊंगा कि आपने पिछले साल देखा होगा कि केसीआर ने जो बीआरएस बनाया था, तो वो थर्ड फ्रंट बनाने के लिए सबसे पहला जो अगर किसी ने शुरू किया था पहल, तो वो पहल थी, उस पहल में केसीआर सबसे पहले थे। आप देख रहे थे कि सारे चीफ मिनिस्टर से मिल रहे थे और वो बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुकाबले में वही सिर्फ एक नेतृत्व है दे सकते हैं, और उसके लिए थर्ड फ्रंट के नाम से सारे जो अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर थे उनसे मिलना शुरू हुआ था, किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर ममता बनर्जी ने भी एक पहल वहां से पश्चिम बंगाल से शुरू की और उसके बाद उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर का दौरा शुरू किया था। लेकिन दोनों दलों के जो पॉलिटिक्स को आप समझेंगे, तो दोनों दल जो है एक तरह से हैंड ओवर दे रहे हैं। केसीआर अपने बेटे को सत्ता सौंपने के लिए, राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बनाने के लिए बीआरएस बनाया, तो ममता बनर्जी बंगाल में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सत्ता में, वहां के स्टेट का पूरा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से लेके सत्ता है, अपने भतीजे को ट्रांसफर करके केंद्रीय नेतृत्व में अपनी भूमिका आगे बढ़ाई। तो ये जो केसीआर की अपनी एक महत्वाकांक्षा है कि अगर वो 10 साल तक केसीआर ने जिस तरह का राज वहां किया है, शासन किया है, अगर उनको लगता है कि यहाँ लोगों के दिल में वो है, तो शायद वो बीआरएस नहीं बनाते, शायद वो राष्ट्रीय नेतृत्व की ललक उनको नहीं लगती कि वो पीएम मोदी के टक्कर देने के लिए एकदम दिल्ली का कुछ कर लेते। तो अगर अपने पार्टी अपनी सत्ता को, अपनी पार्टी को अपने बेटे में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यही बात आज पीएम मोदी करीमनगर के इस रैली में कह रहे थे कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो केसीआर की पार्टी बीआरएस हो, इस दोनों ने तेलंगाना के साथ पाप किया है। और ये पाप उनका ये है कि इन्होंने जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट के बदले करप्शन में इसको लूट का अड्डा बना दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज भी अपने रैली में कह रहे थे कि अगर बीजेपी की यहाँ सरकार बनती है, तो केसीआर के एक एक जितने भी घोटाले हैं, जितने भी करप्शन है, उसकी जांच होगी। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जब प्रधानमंत्री कांग्रेस की बात करते हैं या हम तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, बीआरएस की बात करें, के चंद्रशेखर राव की, तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये 2 शब्द निकलकर सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो 2 शब्द हैं, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, जहाँ जहाँ बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से या कुछ ऐसी पार्टियों से है जिनमें हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार के काफ़ी मामले सामने आए हैं, तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ताकत ये बन जाता है? देखिए चंद्रशेखर, मैं पिछले 3-4 दिनों से तेलंगाना में हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियों को कवर कर चुका हूँ और यहाँ पर जनता की नब्ज टटोलने की भी हमने कोशिश की। आज हमने ऑटो रिक्शा चालकों से बात करी, आज हमने फूल बेचने वाले जो लोग थे उनसे बात की, छात्रों से बात की, युवाओं से बात की।
तो कहीं ना कहीं जो एक बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई वह सबसे जो मूलभूत एजेंडा दिखाई पड़ा यहाँ पर तेलंगाना की सड़कों पर, वो बेरोजगारी और पलायन की जो समस्या है वो दिखाई पड़ी। और जब बेरोजगारी और पलायन की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फार्म हाउस सीएम के नाम से केसीआर को पुकारते हैं, यानी के चंद्रशेखर राव जो है फार्म हाउस सीएम के नाम से प्रधानमंत्री के द्वारा नवाजे जा रहे हैं, जिसका जनता पर काफी इम्पैक्ट भी आज देखने को मिला। और जनता जो है जब प्रधानमंत्री फार्म हाउस सीएम कहकर उन्हें पुकार रहे थे तो जनता जो थी वो कहीं न कहीं अपने को उससे संबद्ध करती हुई दिखाई पड़ रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात की हिमायत करते हुए देखे गए कि जो तेलंगाना में जो विकास का रोड मैप है, जो खाका है, जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, बुना है, वह कहीं न कहीं फलीभूत तभी होगा जब 2024 में जब केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और उसके पहले अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार जो है तेलंगाना जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया है, विकास की पटरी से उतर गया है, उसको पटरी पर लाने का काम करेगा। और आपने परिवारवाद की बात की तो निश्चित तौर पर के चंद्रशेखर राव की बेटी जो के कविता है वह भी चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से रूबरू होते हुए देखी जा रही हैं। और कहीं न कहीं बेटे बेटियों को हम कह सकते हैं कि सियासत में एक जगह दिलाना जो है वो केसीआर के लिए चुनौती हम कह सकते हैं। और कई राज्यों में आपने देखा है कि जो क्षेत्रीय छत्रप है उनकी नैया जब भी डूबी है तो परिवार और भ्रष्टाचार, इन्हीं दोनों वजहों से आपने देखा। बिहार और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में विनोद जी जिक्र कर रहे थे अभिषेक बैनर्जी की, और यहाँ पर भी चंद्रशेखर राव जो है वो अपने परिवार के लोगों को कहीं न कहीं तवज्जो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दक्षिण भारत के राज्यों की अगर बात करें तो दक्षिण भारत के राज्यों में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनके परिवार का इतिहास बहुत पुराना रहा है। आपने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव का हश्र देखा कि एनटीआर के जो दामाद थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कैसे सत्ता उनसे छीन ली। आपने जगन मोहन रेड्डी को देखा जो राजशेखर रेड्डी के बेटे थे। इसके पहले अगर तमिलनाडु की बात करें तो करुणानिधि के पूरे परिवार का इतिहास आपने देखा है। स्टालिन जो है वो तमिलनाडु की कुर्सी पर आसीन है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं चंद्रशेखर की दक्षिण भारत के राज्यों में जो बीमारी उत्तर भारत में दिखाई पड़ती थी वो दक्षिण भारत के राज्यों में पहले से व्याप्त है। और दक्षिण भारत के राज्यों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार क्षेत्रीय पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इस चुनाव में यह देखा भी जा रहा है। आज ही उन्होंने जब करीम नगर में जब सभा को संबोधित किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया कि अगर केसीआर को हराना है तो कांग्रेस को वोट मत कर देना, क्योंकि केसीआर अगर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं तो कांग्रेस जो है वो पहले से परिवारवाद के दलदल में फंसी हुई है। तो कांग्रेस को वोट देना, केसीआर को मजबूत करना होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पिछले दरवाजे से बैकडोर से सत्ता में आ जाएगी। यानी अगर कुछ सीटें घटती हैं तो वो केसीआर को समर्थन करके सरकार में आ सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि तेलंगाना में पहली बार बीजेपी की सरकार बनानी है और इसके लिए जरूरी है कि आपका समर्थन और सहयोग हमें मिलना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, पूरे दुनिया भर के मुल्क में हम इसे स्थापित करते हैं। और इसमें कहीं न कहीं करीम नगर की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो जनपद की हम सूचना करते थे उसमें करीम नगर भी एक जनपद हुआ करता था। तो हम देख पा रहे हैं चंद्रशेखर की तेलंगाना में मैं कई दिनों से घूम रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी के पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। बीजेपी पाने के लिए लगातार मशक्कत कर रही है, मेहनत कर रही है। पिछले 2018 चुनाव की बात करें तो मात्र एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन बाद के इस चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने 2 सीटें जीती और उसके बाद उनके विधायकों की संख्या 3 हो गई। और लोकसभा चुनाव में 4 संसदीय क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र और करीमनगर, जहाँ से कि बंडी संजय कुमार, जिनके लिए आज चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री आए थे, बंडी संजय कुमार राष्ट्रीय महासचिव भी हैं बीजेपी के, और
वो करीमनगर से लोकसभा के सांसद भी हैं और 3-4 सांसद हैं लोकसभा के हैं और एक राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, जो अभी प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है उसमें वो दाहिनी तरफ दिखाई पड़ रहा है और बाईं तरफ जो है जी किशन रेड्डी है। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद है और लंबा काफिला सड़कों पर देख सकते हैं। दोनों तरफ फूलों की बौछार जो है की जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर के लक्ष्मण ओबीसी समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो बीजेपी की सबसे बड़ी मीटिंग बॉडी हम कह सकते हैं, जो नीति नियामक बॉडी है, उसके 2 मेंबर भी हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और कहीं न कहीं के लक्ष्मण को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी में लेगा और कुल मिलाकर हम देखें तो 4 लोकसभा और 1 राज्यसभा के जो सांसद हैं बीजेपी के, वो उत्साह से भरे हुए हैं। बीजेपी हर हाल में चाहती है कि लोकसभा में जो उसने अच्छा परफॉर्म किया है उस परफॉर्मेंस को वो विधानसभा में कंटिन्यू रखे और इसीलिए शायद यही वजह है कि अपने बंदी संजय कुमार जैसे कद्दावर जो उसके नेता है उनको उन्होंने विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उतारा है ताकि उसकी सीटों की संख्या भी बढ़े और पार्टी जो है वो ग्रास रूट पर और भी मजबूत हो सके। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक पार जो उनका कमल कर्नाटका में खिला था, बेंगलौर में खिला था, उसके बाद पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि दक्षिण के अन्य राज्यों में कैसे पैर पसारा जाए। उस कड़ी में कहीं न कहीं तेलंगाना में बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली थी, जब 4 लोकसभा क्षेत्रों में वो कामयाब हो पाई थी। तो ऐसे में बीजेपी अपने प्रदर्शन को हर हाल में दोहराना चाहती है। बीजेपी सत्ता में आना चाहती है ताकि संपूर्ण जो दक्षिण भारत की सियासत जो क्षेत्रीय क्षेत्रकों के हाथों में घूम फिर कर आ रही है उसको रोकने में कामयाबी भी मिले और राष्ट्रीय राजनीति से दक्षिण भारत को एक अरसे बाद जोड़ा जा सके, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगभग हम कह सकते हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस की भले ही सरकार बन गई हो, लेकिन आपने आंध्र प्रदेश में देखा, तमिलनाडु में देखा या फिर तेलंगाना में आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दिनों दिन कमजोर होती चली गई। कर्नाटका में भी कांग्रेस का हाथ आपने पहले भी देखा कि कई टुकड़ों में, कई गुटों में कांग्रेस जो है वो बटी हुई थी। तो कांग्रेस के पास कहीं न कहीं बड़ी चुनौती है अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली है उसको कहीं न कहीं वो मेंटेन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का आलम हम कह सकते हैं कि कई मर्तबा ऐसा देखा जाता है कि जहाँ बीजेपी थोड़ी घटती बढ़ती दिखाई पड़ती है, पीएम मोदी के रोड शो और पीएम मोदी की जो रैलियां हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाते हैं, जनता में उसका इम्पैक्ट भी होता है। और आज भी हमने देखा कि पीएम मोदी ने किस तरीके से जनता के साथ अपने को एसोसिएट किया, छोटी छोटी चीजों का जिक्र कर वो जनता से अपने को जोड़ते हैं। कल हमने देखा निर्मल की एक सभा में भारत माता का एक जो है भारत माता के निवास में एक बच्ची पहुंची थी, झंडे हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रही थी। पीएम मोदी ने जमकर उसकी सराहना की। मंच से वो नीचे जहाँ पर डीडी न्यूज का कैमरा लगा हुआ था वहीं पर वो बच्ची खड़ी थी और पीएम मोदी की नजर दूर उस बच्ची पर पड़ती है, बच्ची का हौसला बढ़ाते हैं और युवाओं से प्रेरणा लेने के लिए कहते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हमारा एक काम करोगे, जो लोगों ने कहा कि बिल्कुल करेंगे, कहा कि आप घर घर जाओगे और लोगों से कहोगे कि मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है, हमारे परिवारजनों से मिलोगे। और क्राउड का रिस्पॉन्स जो था चंद्रशेखर, तो क्राउड का रिस्पॉन्स अच्छा खासा देखने को मिल रहा था जब पीएम मोदी अपने लय में होते हैं और वो जब बात करते हैं लोगों के साथ, जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं, तो उसकी कहीं न कहीं एक वानगी स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से चारों दिशाओं में जो लोग खड़े हैं उन लोगों को हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि पीएम मोदी ठीक है। राजेश आप जगह जगह घूम रहे हैं तेलंगाना में, और जिस तरह से आपने कहा कि जो बड़ा मुद्दा लोगों से बातचीत कर निकल के आ रहा है वो बेरोजगारी का मुद्दा निकल के आ रहा है, साथ ही साथ पलायन का मुद्दा वहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इस सब के बीच पिछले कुछ सालों में जो वहाँ पर जितने भी रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस चली थी उन प्रोसेसेस में कई तरह के भ्रष्टाचार वहाँ पर सामने आए हैं।
ये सब जो भ्रष्टाचार का मामला है वो क्या कहते हैं लोग उस बारे में? देखिए, भ्रष्टाचार की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं आज जब मैंने ऑटो वाले लोगों के साथ बातचीत की, उनके साथ सवारी भी की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे दुख दर्द में वो शामिल नहीं हो पाते हैं। 12,000 रुपये आंध्र प्रदेश की सरकार ऑटो रिक्शा चालकों को देती है, लेकिन तेलंगाना सरकार नहीं देती है। तो ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की ये मांग थी कि 12,000 रुपये उन्हें मिलने चाहिए। और आप वीडियोज में देख पा रहे होंगे चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के आखिरी पड़ाव में दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने वीर सावरकर को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके जो मूर्ति थी, उनके जो